रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 14। पूल के ठंडे फर्श पर पड़े वरदान की सांसें अब बिखरी हुई थीं। उसके भीतर का कोहराम अब उस हद तक पहुंच चुका था जहां शब्द कम पड़ गए थे। उस थप्पड़ की गूंज अब भी उसके कानों में जल रही थी, जैसे किसी ने उसके वजूद पर वार कर दिया हो। उसकी आंखों में वही पुरानी दहशत, नफरत और बचपन के वो जख्म ताज़ा हो गए थे। वरदान ने लड़खड़ाते हुए अपनी शर्ट के बटन खींचे, जो पहले से ही गीली थी। उसकी आंखों में छाई वो इंसानी गहराई अब पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक बर्फीली शांति ने। बिना एक पल सोचे वरदान ने उस बर्फीले पानी में छलांग लगा दी थी। पानी की ठंडक उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो आग धधक रही थी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। वह पागलों की तरह तैरने लगा था। उसकी हर स्ट्रोक में एक गुस्सा था, एक तड़प थी, जैसे वह उस गंदे खून के एहसास को धो देना चाहता हो जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। पानी की सतह पर उठती हर लहर जैसे उसके अंदर के तूफान का आईना बन गई थी। वह पुल की सीढ़ियों से बाहर आया। पानी उसकी तराशी हुई बॉडी से नीचे गिर रहा था। उसने पास पड़ी सफेद तौलिया उठाई और अपने चेहरे को पोंछा। जब उसने आंखें खोली तो उनमें अब वो वरदान नहीं था जो वर्तिका के सामने पिघला था। अब वहां था वरदान सिंह शेखावत, एक पत्थर, एक निर्दयी इंसान। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही पुराना दर्द फिर से उभरा, जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पलकों को कसकर बंद किया और उस एहसास को हमेशा के लिए दफना दिया था। उसने ठंडी आवाज में खुद से बुदबुदाया, प्यार, इज्जत और जज्बात, ये सब कमजोर लोगों के गहने हैं। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने एक टूटा हुआ मंजर कौंधा, एक औरत की चीख, किसी की बेरहम हंसी और खून से सना फर्श। उसने झटके से आंखें खोल दी थी, जैसे वो याद उसे अंदर से जला रही हो। नहीं, उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं कभी भी उस हैवान की परछाई नहीं बन सकता, कभी नहीं। उधर पूल की बर्फीली लहरों में वरदान अपने जज्बातों का कत्ल कर रहा था, तो दूसरी तरफ कमरे में वर्तिका के अंदर का सारा हौसला जैसे रेत की दीवार की तरह ढह गया था। वह ठंडी दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई थी। पिंक कलर की गीली साड़ी उसके शरीर से लिपटी हुई थी और शावर से गिरती पानी की आखिरी बूंदें अब भी उसकी पलकों को भिगो रही थी। उसे ठंड का एहसास नहीं था, बस वरदान के बर्ताव की कड़वाहट उसके सीने में चुभ रही थी। वे अपने घुटनों में सिर छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सिसकियों के बीच बस वो धीरे धीरे खुद से ही बुदबुदा रही थी, क्यों भगवान जी, क्यों हमें ऐसे पत्थर दिल इंसान के साथ बांध दिया? हमें कितनी जोर से काटा है, अब कितना दर्द हो रहा है। हमें मम्मी की याद आ रही है, हमें उनके पास जाना है भगवान जी। रोते रोते ठंड और थकान की वजह से कब उसकी भारी पलकें झपक गई थी और वह उस संगे मरमर के फर्श पर ही एक तरफ सिमट कर सो गई थी। उसे पता भी नहीं चला था। करीब 1 घंटे बाद वरदान कमरे में वापस लौट आया था। पूल की बर्फीली ठंडक ने उसके शरीर की आग तो शांत कर दी थी, पर उसकी आंखों में वही पहली वाली सख्ती अब भी झलक रही थी। उसके हाथ की उंगलियों पर चोट के निशान थे, जैसे उसने अपनी सारी नफरत को पत्थरों पर मुक्के मारकर शांत किया हो। उसने देखा कि वर्तिका कमरे में नहीं है। वह थोड़ा हैरान हो गया था। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसके कदम वहीं जम गए थे। सामने का मंजर देखकर उसके सीने में एक ऐसी टीस उठ रही थी, जैसे किसी ने सीधा उसके दिल पर वार किया हो। फर्श पर वर्तिका किसी नन्ही बेजान गुड़िया की तरह सिमटी हुई सो रही थी। वेंटिलेटर से आती चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे उसके गालों पर सूखे हुए आंसुओं की लकीरें साफ चमक रही थीं। वरदान अपनी पूरी शक्ति भूलकर धीरे से उसके करीब फर्श पर ही बैठ गया था। उसने देखा कि उसकी मजबूत पकड़ की वजह से वर्तिका की नाजुक कलाई नीली पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वर्तिका के गले के पास गई, उसकी सांसें थम गई थीं। उसके गले के पास वरदान के दांतों के निशान साफ दिख रहे थे, एक गहरा सुर्ख लाल निशान जो वरदान के उस पागलपन और जुनून की गवाही दे रहा था। जैसे ही उसने बहुत धीरे से वर्तिका को सहलाने की कोशिश की, वह नींद में ही झटपटाने लगी थी। उसके चेहरे पर खौफ छा गया था और वह दबी आवाज़ में बड़बड़ाने लगी थी, सॉरी सर, प्लीज़, हम आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहते थे, पर हमें आपसे बहुत डर लगता है। वरदान की आंखों में वह नमी आ गई थी जो उसने सालों से दुनिया से छिपा कर रखी थी। वर्तिका बीबी अपनी नींद की दुनिया में उस हैवान से अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसने हिचकी लेते हुए आगे कहा, आप बहुत डरावने हैं, प्लीज़ हमें फांसी मत देना, हमें घर जाना है माँ के पास, हमें नहीं रहना आपके साथ। उसकी इस मासूमियत और उस गहरे निशान ने वरदान के दिल के किसी बंद ताले को तोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ हक नहीं जताया, उसने उस बेगुनाह रूह को जख्मी कर दिया है। उसने बहुत ही नज़ाकत से, जैसे किसी बहुत नाजुक फूल को उठाते हैं, वर्तिका को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया था। उसे अपनी बाहों में भरते समय वरदान को महसूस हुआ कि वे कितनी हल्की और मासूम है, जैसे कोई कांच का खिलौना जो ज़रा सी बेरुखी से चकनाचूर हो सकता है। उसने उसे आहिस्ता से बेड पर लिटाया और धीरे से कंबल उड़ा दिया था। उसकी उंगलियां एक पल के लिए वर्तिका के माथे के पास ठहर गई थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, पर अगले ही पल उसने हाथ पीछे खींच लिया था, जैसे खुद ही अपने जुनून से डर रहा हो।
वो पीछे हटकर दरवाजे की ओर चला गया था। दरवाज़ा खोलने से पहले उसके कदम एक पल के लिए रुक गए थे। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा और फिर अपनी मुट्ठियां भींचकर नजरें फेर ली थी और कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद होते ही कॉरिडोर की भारी हवा जैसे वरदान के फेफड़ों में चुभने लगी थी। उसने लंबी और गहरी सांस ली, जैसे खुद को जहरीले गुस्से से बाहर निकाल रहा हो जो वर्तिका के जख्मों को देखकर पैदा हुआ था। उसने मेज़ पर रखे पानी के गिलास को एक ही घूंट में खाली किया। उसकी नज़रें अभी भी उस बंद दरवाजे पर थीं जहाँ कुछ पल पहले वर्तिका अपनी बिखरी हुई साड़ी और डरी हुई आंखों के सामने सो गई थी। उसने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला। स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आई हुई थी, लेकिन एक मैसेज ऐसा था जिसने उसकी आंखों की पुतलियों को सिकोड़ दिया था। हाईकमान और पार्टी के कोर ग्रुप की तरफ से आधिकारिक मोहर लग चुकी थी। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में श्री वरदान सिंह शेखावत के नाम पर सहमति बनी थी। इस खबर को भी मीडिया में लीक नहीं किया गया था, इसलिए जनता का विद्रोह शांत नहीं हो रहा था। यह खबर किसी और के लिए बिजली गिरने जैसी होती, पर वरदान के होठों के कोनों पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान रंग गई थी। लोग सोच रहे थे कि उसने अपनी सल्तनत खो दी है, पर उसे पता था कि शतरंज की इस बिसात पर उसने मोहरा बदला है, खेल नहीं। उसने अपनी शर्ट के बटन ठीक किए, अपनी कलाई घड़ी को कसा और बिना एक पल गवाए कॉरिडोर से बाहर निकलकर बंगले के दूसरे छोर पर स्थित वह स्टडी रूम की तरफ चला गया था जहाँ सत्ता के सबसे पुराने और मंझे खिलाड़ी सत्य प्रकाश सिंह मौजूद थे। गलियारे में तैनात सुरक्षाकर्मी वरदान के चेहरे पर छाई उस सख्ती और खतरनाक जुनून को देखकर कांप गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे रोके। वरदान ने सीधे सत्य प्रकाश जी की स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर चिमनी में आग दहक रही थी और पुरानी किताबों की महक फैली थी। सत्य प्रकाश जी अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे कुछ दस्तावेज देख रहे थे। जैसे ही वरदान अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने अपनी ऐनक उतारकर उसे गौर से देखा। बधाई हो मिस्टर सत्य प्रकाश सिंह शेखावत, वरदान की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। उसने फ़ोन मेज़ पर रखा जिस पर उनके मुख्यमंत्री बनने की न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। पार्टी ने सही चुनाव किया है, ताज अब आपके सिर सजेगा। सत्य प्रकाश जी ने अपनी गहरी आंखों से वरदान को देखा, जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर घमंड से बोले, ताज तो तुम्हारा ही होता अगर न्यूज़ ना बनते। वरदान मेज़ के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी और आंखों में वही शेर वाली चमक थी। उसने एक नज़र न्यूज़ पर डाली और मुस्कुराया। ये सब तो आपका प्लान था, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, पर आपको क्या लगा था आप अपनी चली हुई चाल में कामयाब हो जाएंगे? अफसोस, उस लड़की से शादी करके आपके मंसूबे पर पानी फेर दिया। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो हारने के लिए नहीं बल्कि गर्दन दबोचने के लिए होता है। सत्य प्रकाश जी ने अपनी कुर्सी के हत्थे पर पकड़ मजबूत कर दी थी। वरदान की आवाज़ में वह शांत आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक हिंसक स्थिरता थी जो किसी भी अनुभवी राजनेता को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी थी। उनके माथे पर पसीने की एक नन्ही सी बूंद उभरी जिसे उन्होंने पलक झपकते ही अपनी सख्त मुद्रा के पीछे छिपा लिया था। उनकी इस घबराहट को देख वरदान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसने मेज़ पर रखे पीतल के भारी ईगल पाले पेपर वेट को गौर से देखा, जैसे उसकी नक्काशी को महसूस कर रहा हो। गलती यहीं कर गए आप। शेर कभी पीछे कदम डरकर नहीं लेता, वह बस और घातक हो जाता है। इससे पहले कि सत्य प्रकाश जी को समझ पाते, वरदान ने बिजली की फुर्ती से वह भारी पेपर वेट उठाया। एक पल के लिए कमरा खामोश हो गया था। वरदान की उंगलियां उस पेपर वेट पर कस गई थीं और अगले ही सेकंड पूरी ताकत से उनकी ओर उछाल दिया था। सलाग पेपर वेट सत्य प्रकाश जी के कान के पास से सनसनाता हुआ गुजरा और पीछे रखी महंगी लकड़ी के अलमारी के कांच को चकनाचूर कर दिया था। कांच के टुकड़े सत्य प्रकाश जी के कंधों पर गिरे थे, पर वरदान की आंखों में पल भर के लिए भी पछतावा नहीं था। सत्य प्रकाश जी की सांसें अटक गई थीं, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन सत्ता का गुरूर उन्हें चीखने से रोक गया था। वरदान अपनी कुर्सी से उठा, अपने कोट की धूल झाड़ी और उनकी आंखों में सीधे देखते हुए फुसफुसाया, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि ताज भले ही आपका हो, लेकिन हुकूमत अभी भी मेरी है। वो निशाना नहीं था, वार्निंग थी। बिना पीछे मुड़े वरदान स्टडी रूम से बाहर निकल गया था। गलियारे में उसके जूतों की आहट किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई वर्तिका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी भारी पलकें धीरे से खुलीं, सिर में एक अजीब सा भारीपन था और शरीर जैसे टूट रहा हो। उसे याद आया कि वह तो बाथरूम के फर्श पर थी। फिर यादों के धुंधले साए धीरे धीरे साफ होने लगे थे, जैसे जैसे उसकी नींद छट रही थी। कल रात की एक एक बात किसी डरावनी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी थी। वरदान का वह जंगलीपन, उसकी पकड़, वह बेदर्दी, और फिर वह पल जब डर और बेबसी की इंतहा हो गई थी। अचानक उसे याद आया कि उसने क्या कर दिया था। उसने वरदान सिंह शेखावत पर हाथ उठाया था। वह थप्पड़ जिसकी गूंज उसे अभी भी अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसने अपनी कांपती हथेलियों को देखा। उसने उस इंसान को मारा था जिससे पूरा शहर थर थर कांपता है। वर्तिका झट से उठ बैठी थी।
वह अपनी उस हथेली को ऐसे घूर रही थी जैसे उस पर किसी का खून लगा हो। उसके आंसू अब थम चुके थे, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट ने ले ली थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों को छुआ और फिर हवा में ऐसे झटका जैसे बिजली का झटका लगा हो। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए थे। उसने अपने होंठ काट लिए थे जैसे खुद को सजा दे रही हो। जिस हाथ में आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा था, जिससे कभी चींटी भी नहीं दबी, वो हाथ सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री के गाल पर चटाक। उसने अपनी आंखें बंद की और वही आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी थी। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। उसका चेहरा डर और मासूमियत के मिले जुले भावों से लाल हो रहा था। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी वो जंगली लौटे यानी सीएम सर हमारे सामने आते हैं, हमारा दिमाग हैंग क्यों हो जाता है? पहले वो कार में काटना, फिर बिस्तर पर काटना, और अब ये थप्पड़। वर्तिका, तू तो गई, अब तो पक्का तुझे काला पानी की सजा होगी। अचानक वर्तिका की कल्पनाओं का घोड़ा सर पर दौड़ने लगा था। उसने अपनी आंखों के सामने एक काला मंजर दिखने लगा था, बिल्कुल किसी पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह, जिसमें वर्तिका जेल की काली ड्रेस पहने खड़ी थी, पैरों में भारी जंजीरें। सामने वरदान अपनी वही हिटलर वाली मुस्कान लिए खड़ा था और हाथों में एक काला कपड़ा था। तभी भारी भरकम आवाज़ गूंजी, मुजरिम वर्तिका, तुमने मुख्यमंत्री के गाल की मर्यादा भंग की है, इसलिए तुम्हें ताउम्र मुर्गा बनने और फिर फांसी की सज़ा दी जाती है। वरदान जल्लाद के भेष में आता है और धीरे से उसके कान में कहता है, अब मारो थप्पड़। वहाँ ऊपर जाकर यमराज को अपनी फाइलें दिखाना। नहीं, वर्तिका ने जोर से चिल्लाते हुए अपना सिर झटक दिया था। उसकी कल्पना टूटी और उसे एहसास हुआ कि वह अब भी गीली साड़ी में बेड पर ही बैठी है। उसने तुरंत अपना हाथ पानी से धोना शुरू किया, जैसे वह उस थप्पड़ के निशान को अपने हाथ से मिटा देना चाहती हो। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, पक्का नहीं छोड़ेंगे। वो जंगली प्लौटे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो हमें जेल में डाल देंगे। नहीं, वो तो सीधे फांसी पर चढ़ा देंगे। उसने धीरे से अपने हाथ को सहलाया, जैसे खुद से ही पूछ रही हो, तूने ये क्या, कैसे? फिर अचानक उसने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। हे भगवान, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लीजिए। वो अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी कमरे के भारी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई थी। वर्तिका ने झटके से कंबल अपने गले तक खींच लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जैसे शुतुरमुर्ग मुसीबत देखकर रेत में सिर छिपा लेता है। उसे महसूस हुआ कि कोई बेड के करीब आकर रुक गया है। एक भारी रसूखदार और डरावनी खामोशी पूरे कमरे में छा गई थी। आंखें खोलने का कष्ट करेंगी श्रीमती जी। वरदान की वही ठंडी और भारी हुकूमत करने वाली आवाज़ उसके कानों के करीब गूंजी। वर्तिका ने धीरे से एक आंख खोली। सामने वरदान खड़ा था, पूरी तरह तैयार, सफ़ेद कड़क शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और वही किलर औरा। लेकिन वर्तिका की नज़रें सीधे उसके बाएं गाल पर गई थीं। वहाँ उसकी उंगलियों के निशान हल्के से नीले पड़ चुके थे। वर्तिका का गला सूख गया था। उसने थूक निकला और हड़बड़ाहट में बेड से नीचे उतरने की कोशिश की, पर उसका पैर कंबल में फंस गया था और वे सीधे वरदान के सीने से जा टकराई थी। वरदान ने फुर्ती से उसकी कमर थाम ली ताकि वे गिरे नहीं। सॉरी सर, वो रात को हमारा हाथ फिसल गया था। वर्तिका ने घबराहट में झूठ बोला। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। वरदान ने उसे सीधा खड़ा किया, पर हाथ उसकी कमर से नहीं हटाया। उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई और अपनी जलती हुई आंखें वर्तिका की आंखों में गड़ा दी थीं। हाथ फिसल गया था, 7 इंच लंबा और 5 उंगलियों वाला निशान। इसे तुम फिसलना कहती हो? वर्तिका ने अपनी गर्दन झुका ली और बच्चों की तरह सुबकने लगी थी। हमें बहुत डर लग रहा था। आपने हमें गीला कर दिया, डराया और फिर इतनी ज़ोर से काटा। हमें पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, मम्मी पापा बहुत दुखी होंगे। वरदान का चेहरा, जो अब तक सख्त था, उसकी इस मासूम दलील पर हल्का सा नरम पड़ गया था। उसने देखा कि वर्तिका की आंखों में अब भी वही कल रात वाला खौफ है। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां वर्तिका की ठुड्डी पर जमी थीं। वर्तिका ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो घबराते हुए बोली, क्या आप नाराज़ नहीं हैं? हमने आपको थप्पड़ मारा। नाराज़? वरदान ने एक ठंडी हंसी हंसी और वर्तिका की और करीब आया, इतना करीब कि उसकी आवाज़ सिर्फ वही सुन सके। आई एम वेरी हैप्पी श्रीमती जी। वर्तिका की सांसें अटक गई थीं। वरदान की आंखें उसकी आंखों में धंस गई थीं। इसी बहाने सही आपने हमें इतनी शिद्दत से छुआ तो। उसने बहुत हल्के से उसकी भीगी कलाई को छुआ, जैसे उस पल को फिर से महसूस कर रहा हो। वरना उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई थी। आप तो हमें छूने से भी कतराती हैं, पर आपने जो किया उसके लिए सज़ा तो मिलेगी। और सज़ा ये है कि अगले 24 घंटे तक आप वो हर काम करेंगी जो हम कहेंगे। ऐसे कैसे? वर्तिका तो नक कर बोली। मम्मी पापा नीचे हैं, आस्था इंतज़ार कर रही होगी। वर्तिका ने हिम्मत जुटाकर कहा। मदन उन्हें छोड़ने जा चुका है, वे सुरक्षित घर पहुंच गए हैं, वरदान ने सपाट लहजे में कहा और पीछे हट गया था। उसने अपना कोट उठाया और कंधे पर डाला, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुका और बिना मुड़े बोला, और हाँ, डोंट क्राई अगेन, योर टीयर मेक्स मी वांट टू बर्न द होल वर्ल्ड डाउन। दोबारा मत रोना,
तुम्हारे आंसू मुझे पूरी दुनिया को जला देने पर मजबूर कर देते हैं। वर्तिका उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। खड़े होकर उसकी ओर देखते हुए दर्द भरी नाराजगी से बोली, जब हमारा रोना अच्छा नहीं लगता तो ऐसे कटकने कुत्ते की तरह क्यों काटा है आपने हमें? उसने अपनी गर्दन के निशान की तरफ इशारा करते हुए लंबी सांस भरी। हमारा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। इतनी जोर से तो बचपन में हमें उस पागल कुत्ते ने भी नहीं काटा था, जिसकी वजह से हमें रेबीज के 4-4 इंजेक्शन लगे थे। वरदान, जो खुद को एक खूंखार शिकारी समझ रहा था, एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया था। उसे लगा कि वर्तिका उससे नफरत से देखेगी, पर यहाँ तो वह उसकी तुलना गली के पागल कुत्ते से कर रही थी। वरदान ने गुस्से और हैरानी के मारे अपने मजबूत जबड़े भींचे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिड़ो भर आई थी। उसने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए कहा, तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? वर्तिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झपकाईं। बिना डरे और बहुत ही प्यार से गर्दन टेढ़ी करते हुए बोली, नहीं, हम कुत्ता नहीं कह रहे, हम तो कटकना कह रहे हैं। कुत्ता तो प्यारा होता है, वफादार होता है, पर आप वो नहीं हो सकते। वर्तिका की बात सुनकर वरदान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कटकना, दिल्ली के सबसे ताकत और रसूखदार मुख्यमंत्री को इस 5 फुट और 4 इंच की लड़की ने एक झटके में वफादार जानवर की कैटेगरी से भी बाहर कर दिया था। उसने अपना कोट वहीं जमीन पर पटका और एक शिकारी की तरह 2 लंबे डग भरकर वर्तिका के करीब आया। वर्तिका, जो अभी अभी बड़ी बहादुरी से कटकना शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी आंखों में वापस लौटती वही पुरानी जंगली चमक देखकर पीछे हटने लगी थी। पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं आप? देखिए, हम सच बोल रहे हैं। वर्तिका हड़बड़ाई, पर इससे पहले कि वह बेड के दूसरी तरफ भाग पाती, वरदान ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर पीछे की ओर धकेल दिया था। वर्तिका जैसे ही बेड पर गिरी, वरदान उसके ऊपर झुक गया था। उसने अपने दोनों हाथ वर्तिका के सिर के अगल बगल बेड पर टिका दिए थे, उसे पूरी तरह से अपने घेरे पर पिन करते हुए। कमरे की हवा में अचानक भारीपन छा गया था। वरदान का चेहरा उसके इतने करीब था कि वर्तिका को उसकी आंखों में अपनी ही डरी हुई छवि दिखाई दे रही थी। वरदान के चेहरे पर चिढ़, फ्रस्ट्रेशन और एक अजीब सा पागलपन घुला हुआ था। उसने दांत पीसते हुए दबी और गहरी आवाज में कहा, श्रीमती जी। उसका स्वर इतना भारी था कि वर्तिका की सांसें अटक गई थीं। अपनी जुबान को जरा लगाम देना सीखिए, वरना जिस कटकने स्वभाव की आप बात कर रही हैं वो अभी जाग गया तो आप सहन नहीं कर पाएंगी। वह थोड़ा और झुका। उसकी नाक वर्तिका की नाक से लगभग टकरा रही थी। उसने वर्तिका के गले के उस ताज़ा निशान को देखा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कुत्ता वफादार होता है मानता हूँ, पर याद रखना, वरदान सिंह शेखावत सिर्फ अपना हक जताना जानता है, और तुम मेरी बीवी हो, जिसे ना तो कोई और छू सकता है और ना ही कोई और जख्म दे सकता है सिवाय मेरे। वर्तिका का दिल किसी डरे हुए खरगोश की तरह धड़क रहा था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। वरदान की गर्मी और उसकी खुशबू उसे सुध-बुध खोने पर मजबूर कर रही थी। आप हमें डरा रहे हैं? वर्तिका ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वरदान ने एक तिरछी और डरावनी मुस्कान दी। उसकी आंखों की सख्ती अब एक गहरी और खतरनाक चमक में बदल चुकी थी। उसने अपना एक हाथ हटाकर वर्तिका की उस कलाई को पकड़ा जहाँ उसने खुद रात को निशान छोड़े थे। एक पल के लिए उसकी नज़र वर्तिका के चेहरे पर ठहर गई थी। कल रात के आंसू उसकी याद में तैर गए थे, पर अगले ही पल उसकी आंखें फिर से सख्त हो गई थीं। डरा नहीं रहा हूँ लिटिल रैबिट, अपनी सज़ा की पहली शर्त बता रहा हूँ। अगले 24 घंटे तुम मेरे दिए हुए सारे काम करोगी, और वहाँ अगर तुमने एक शब्द भी अपनी इस मासूम जुबान से बाहर निकाला तो यकीन मानो मैं फिर से कटकना बन जाऊँगा। उसने वर्तिका को अपनी पकड़ से आज़ाद किया और झटके से खड़ा हो गया था। उसने अपना कोट उठाया और झाड़ते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। तैयार हो जाओ, 10 मिनट में तुम नीचे डाइनिंग हॉल में होनी चाहिए, और याद रहे साड़ी बदल लेना, वरना लोग पूछेंगे कि वरदान सिंह ने अपनी पत्नी को रात भर शावर के नीचे क्यों बिठा रखा था। वर्तिका बिस्तर पर बिखरे हुए बालों के साथ बैठी उसे जाते हुए देख रही थी। वह गुस्से में तकिया पटक कर बोली, राक्षस कहीं के, खुद ही गीला किया और अब हम पर ही धौंस जमा रहे हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वर्तिका भी भारी मन से नीचे आई और नाश्ते की मेज़ पर एक कोने में बैठ गई थी। उसने खूबसूरत पीच कलर का इंडो वेस्टर्न कॉर्ड सेट पहना हुआ था, फ्लोरल कॉर्ड सेट टॉप, फ्लेयर्ड प्लाजो और उस पर एक मैचिंग श्रग। हमेशा ब्लैक एंड वाइट ट्राउज़र, शर्ट या साड़ी में लिपटी रहने वाली सीधी सादी वर्तिका आज किसी राजघराने की राजकुमारी लग रही थी। हालांकि गले का वह निशान अभी उसकी गर्दन पर साफ दिख रहा था, जिसे उसने अपने बालों को खुला छोड़कर छिपाने की नाकाम कोशिश की थी। नाश्ता खत्म होने ही वाला था कि सूर्य प्रताप जी ने अपने नैपकिन रखा और गंभीर स्वर में बोले, आज शाम को आप दोनों की रिसेप्शन पार्टी है, तो तैयार हो जाइएगा। आज हम वर्तिका को आधिकारिक रूप से वरदान की पत्नी और शेखावत खानदान की बहू के रूप में दुनिया से रूबरू कराना चाहते हैं। वर्तिका के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा था, तभी पास ही खड़ी भाविका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। वह आगे बढ़ी
और आत्मविश्वास से बोली, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं वरदान के टेस्ट को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप वर्तिका की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे वरदान की पसंद के मुताबिक तैयार कर दूंगी। भाविका ने बड़े हक से वरदान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वरदान का जबड़ा सख्त हो गया था। उसने झटके से उसका हाथ हटाने के लिए अपनी मांसपेशियां सिकोड़ी ही थीं कि तभी उसकी नज़र सामने बैठी वर्तिका पर पड़ी। वर्तिका की आंखों में जलन, गुस्सा और एक अजब सी तड़फ साफ झलक रही थी। वर्तिका के चेहरे के इन भावों को देखकर वरदान अचानक ठहर गया था। उसने अपनी कड़वाहट पी ली थी और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ भाविका की तरफ देखकर कहा, तुमसे बेहतर मुझे भला कौन जान सकता है भाविका। ये सुनते ही वर्तिका के सीने में जैसे कोई ज्वालामुखी सुलगने लगा था। वर्तिका की वह टेढ़ी मुस्कान और भाविका के लिए कहे गए वे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। उसने कसकर अपनी उंगलियों को मेज के नीचे भींचा। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ रहा था। वो बड़बड़ाते हुए खुद से ही बोली, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, आखिर क्यों? वर्तिका ने मन ही मन खुद को झिड़का। वो राक्षस किसी के साथ भी रहें, कोई भी उन्हें जाने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कल रात जिसने हमें सज़ा दी, जो हमें लिटिल रैबिट कहकर डरा रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल में यह जलन कैसी? वर्तिका ने अपनी मुट्ठियों को और कसकर भींचा, जैसे वे अपने अंदर उठते उन अजीब से एहसासों को वहीं दफन कर देना चाहती हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को एक झटके से साफ किया और अपनी नज़रें झुकाकर सीधा सूर्य प्रताप जी की ओर देखा। अंकल, उसने बहुत विनम्रता से सूर्य प्रताप जी से पूछा। सबकी नज़रें, खासकर वरदान की बर्फीली निगाहें उस पर टिक गई थी। वरदान को उम्मीद थी कि वर्तिका शायद ईर्ष्या में कुछ कहेगी या वहां से उठकर चली जाएगी, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल शांत था। रिसेप्शन तो शाम को है, क्या दोपहर तक के लिए मैं अपने घर जा सकती हूँ? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, कल से उनसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। वर्तिका ने अपनी नज़रें सूर्य प्रताप जी के चेहरे पर टिकाए रखी, जैसे वे वरदान की मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही हो। सूर्य प्रताप जी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आ गई थी, फिर वे पिघल गए थे। एक पिता होने के नाते वे समझ सकते थे कि कल की घटनाओं के बाद वे कितनी परेशान होगी। भाविका के चेहरे की कुटिल मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। उसे लगा कि वर्तिका मैदान छोड़कर भाग रही है। वहीं वरदान ने अपने हाथ में पकड़े कॉफ़ी मग को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। वर्तिका का उसे इग्नोर करना और पराए घर जाने की बात करना उसे अंदर तक चुभ गया था। वर्तिका सूर्य प्रताप जी और सुलोचना जी की रजामंदी के बाद खुश हो गई थी। वो जल्दी से जाने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन माहौल में तनाव और बढ़ गया था। अभिज्ञान ने स्थिति संभालते हुए नरमी से कहा, वर्तिका आप परेशान ना हो, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही अभिज्ञान आगे बढ़ा, वरदान बिजली की फुर्ती से खड़ा हुआ। उसने एक मालिकाना हक के साथ वर्तिका की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया था। वर्तिका की धड़कनें फिर से तेज हो गई थीं। वरदान ने अभिज्ञान की आंखों में देखते हुए ठंडी और सख्त आवाज़ में कहा, शी इज़ माई वाइफ, और मुझे अपनी बीवी को संभालना और उसकी हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है। वर्तिका उसके घेरे में कैद होकर रह गई थी। वरदान की फौलादी पकड़ वर्तिका की कमर पर और भी सख्त हो गई थी। अभिज्ञान एक पल के लिए ठिठका। वरदान की आंखों में वह खूंखार मालिकाना हक देखकर उसे समझ आ गया था कि यहाँ बीच में आना मतलब मौत के मुंह में कूदने जैसा है। भाविका अपनी मुट्ठियां भींचकर रह गई थी, लेकिन वर्तिका वह तो गुस्से और जलन से भुन रही थी। उसने वरदान के सीने पर अपनी कोहनी मारी और फुसफुसाई, छोड़िए हमें, आपको तो भाविका जी बेहतर जानती हैं ना, तो जाइए उन्हीं के साथ रिसेप्शन की तैयारी कीजिए, हमें हमारे घर जाने दीजिए। वरदान के चेहरे पर एक कुटिल और गहरी मुस्कान आ गई थी। उसने झुककर अपना चेहरा वर्तिका के कान के ठीक पास किया। उसकी गर्म सांसें वर्तिका की गर्दन की उन बिखरी हुई लटों को सहलाने लगी थीं। वर्तिका की धड़कनें ड्रम की तरह बजने लगी थीं। वरदान ने अपनी उस भारी आवाज़ में कहा, तुम्हें घर जाना है ना? इतनी जल्दी है मम्मी पापा से मिलने की? वर्तिका ने चिढ़कर गर्दन घुमाई। हाँ, बहुत जल्दी है, यहाँ हमारा दम घुटता है। वरदान ने उसकी कलाई को धीरे से सहलाया और धीरे से बुदबुदाया, ठीक है तो जाओ, नीचे पार्किंग में मेरी पसंदीदा ब्लैक बीस्ट खड़ी है, ड्राइवर से चाबी लो और उसे अच्छे से नहलाओ। उसे चमकता हुआ देखकर ही मेरा दिल पिघलेगा और तभी तुम्हारी विदाई का रास्ता खुलेगा। वर्तिका की आंखें उबलकर बाहर आ गई थीं। क्या हम आपकी गाड़ी धोएंगे? हम आपकी सेक्रेटरी हैं, आपके गैरेज के छोटू नहीं। वरदान ने उसे छोड़ते हुए अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाई और बड़े आराम से बोला, चॉइस तुम्हारी है, या तो यहाँ कमरे में बैठकर पार्टी की तैयारी करो या फिर नीचे जाकर मेरी गाड़ी चमकाओ। वैसे भी तुम्हें पानी से खेलने का बड़ा शौक है ना,
कल रात बाथरूम में देखा था मैंने। वर्तिका ने पैर पटकते हुए कहा। आप दुनिया के सबसे अजीब इंसान हैं, लाड गवर्नर कहीं के। ठीक है, धो देंगे आपकी गाड़ी, पर याद रखिएगा अगर गाड़ी का पेंट निकल गया तो हमें मत कहिएगा। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई थी। मदन और बाकी नौकर उसे हैरानी से देख रहे थे। वर्तिका के पैर पटकते हुए बाहर निकलते ही डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसर गया था। वरदान के चेहरे पर अभी भी वह टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने अपनी शर्ट के कस ठीक किए और वापस अपनी कॉफ़ी की तरफ बढ़ा, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी सूर्य प्रताप जी ने अपनी गहरी आवाज़ में चुप्पी तोड़ी। ये सब क्या है वरदान? तुम उस बच्ची से गाड़ी दिलवाओगे? घर में नौकरों की कमी तो नहीं? सुलोचना जी की आंखों में भी उलझन और थोड़ी उम्मीद थी। उन्होंने वरदान के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा गुस्से से बोली, वरदान, कल इंटरव्यू देखकर हमें लगा था कि शायद तुम वर्तिका से सच में प्यार करने लगे हो। जिस तरह तुमने उसके खिलाफ चलती अफवाहों को संभाला, हमें लगा हमारे बेटे का पत्थर दिल पिघल गया है। प्यार शब्द सुनते ही वरदान के चेहरे पर हाव भाव पल भर में बदल गए थे। उसने अपने अंदर उठते हुए उस अजीब से दर्द को ज़बरदस्ती कुचल दिया, क्योंकि वो जानता था अगर आज वो पिघल गया तो फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाएगा। और वो फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता था जो कल रात उसने वर्तिका के साथ की थी। उसकी वो कुटिल मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह एक सर्द सख्ती ने ले ली थी। उसने कॉफ़ी का मग मेज पर वापस रखा। उसकी आवाज़ में अब कोई नरमी नहीं थी। प्यार, वरदान ने एक रूखी हंसी के साथ दोहराया। माँ, अफवाहों को दबाने के लिए बोला गया झूठ कभी सच नहीं होता। उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट तैर रही थी। रही बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों की, तो वो सब सिर्फ कैमरों के लिए था, एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी। आपने ही तो हमें कसम दी है ना कि हमारी वजह से कभी भी शेखावत खानदान की इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए। बस वही कर रहा हूँ। दुनिया की नज़रों में वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की बेइज्जती मतलब मेरी साख पर धब्बा। उसे बचाना मेरा फ़र्ज़ था, प्यार नहीं। सुलोचना जी का चेहरा उतर गया था। उन्हें लगा शायद वर्तिका ने उनके बेटे के दिल को बदल दिया है, पर वरदान की बेरुखी और कटु शब्दों ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया था। वरदान ने अपनी घड़ी देखी और वहाँ से खिड़की की तरफ चला गया था, जहाँ से नीचे पार्किंग का हिस्सा थोड़ा नज़र आता था। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, उसे सबक सिखाना ज़रूरी है और शायद खुद को भी ये यकीन दिलाना कि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उठ रही थी, पर उसने उसे गुस्से में बदल दिया था। सुलोचना जी ने वरदान के उन पथरीले शब्दों को सुना, पर उनके चेहरे पर दुख के बजाय एक बारीक और तंजिया मुस्कान तैर गई थी। वह जानती थी कि उनका बेटा जितना बड़ा राजनीतिक बाहर है, उससे कहीं बड़ा अदाकार वो खुद के सामने बन रहा है। सुलोचना जी ने मन ही मन सोचा, तुम हमारे बेटे हो वरदान, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं हम। ये जो तुम नफ़रत और फ़र्ज का चोला ओढ़े खड़े हो ना, इसके पीछे की बेचैनी हम देख पा रहे हैं। तुम उस लड़की के इश्क में गले तक डूब चुके हो, बस अपनी अना के खातिर इसे मान नहीं पा रहे। पर याद रखना बेटा, दिल के मामले में दिमाग की स्क्रिप्ट अक्सर फेल हो जाती है। डाइनिंग हॉल का माहौल भारी हो चुका था। अभिज्ञान ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, दीवाने हैं आप, उनके मान क्यों नहीं लेते? या फिर डरते हैं खुद से कि इश्क आपकी कमज़ोरी न बन जाए? अभिज्ञान की यह सीधी बात वरदान के दिल पर किसी तीर की तरह लगी थी। डाइनिंग हॉल में एक पल के लिए रूखापा देने वाली खामोशी छा गई थी। वरदान, जो खिड़की से बाहर वर्तिका को देख रहा था, धीरे से पलटा। उसकी आंखों में इस वक्त जो चमक थी, वह गुस्से की थी या खुद को बेनकाब होता देख पकड़े जाने के डर की, यह समझना मुश्किल था। उसने अपनी जेबों में हाथ डाले और अभिज्ञान की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा भारी और सर्द थी। डर। वरदान ने एक कुटिल हंसी हंसी। अभिज्ञान, शायद तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। वरदान शेखावत ना किसी से डरता है और ना ही किसी को अपनी कमज़ोरी बनने देता है। इश्क उन लोगों के लिए है जिनके पास फालतू वक्त होता है। मेरे लिए वर्तिका सिर्फ एक जिद है जिसे मुझे हासिल करना था और कर लिया। अभिज्ञान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नज़रें वरदान की आंखों में गड़ा दी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिर्फ जिद होती भाई, तो उसे अपनी ओर खींचते वक्त आपके हाथ नहीं कांपते। और जो हक अभी आपने उस पर जताया, वह फ़र्ज़ नहीं शुद्ध जलन थी। आप सह नहीं पाए कि वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ज़ुबान को लगाम दो अभिज्ञान। वरदान की दहाड़ डाइनिंग हॉल में गूंज उठी थी और बिना एक शब्द और कहे वरदान गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सुलोचना जी ने लंबी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रख लिया था। नीचे पार्किंग में वर्तिका का गुस्सा अब उबल रहा था। बड़े आए ब्लैक बीस्ट के मालिक,
हमें मजदूरी करवाते हैं। उसने अपने बाल संभाले और उस सख्त झाग वाले स्पंज को इतनी जोर से बाल्टी में डुबोया कि साबुन का झाग उसके खुद के चेहरे पर आ गिरा था। बड़े आए ब्लैक बीस्ट के मालिक, खुद को लॉर्ड गवर्नर समझते हैं और मुझे अपना गुलाम। अभी बताती हूँ इन्हें कि इस गाड़ी की चमक कैसे निकाली जाती है। उसने सैंडल उतारे और नंगे पैर पानी के बीच खड़ी होकर पाइप की धार तेज कर दी थी। उसका गुस्सा अब शब्दों से निकलकर उसके हाथों में उतर आया था। उसने वो सख्त वाला स्क्रब उठाया और बोनट पर इतनी जोर जोर से खींचना शुरू किया जैसे वह गाड़ी नहीं बल्कि वरदान सिंह शेखावत का सीना हो। पीजिए और चमकवाइए और साफ करवाइए, वर्तिका ने दांत पीसते हुए कहा। वे अपनी पूरी ताकत उस स्पंज को रगड़ने में लगा रही थी। तभी लोहे के रगड़ने जैसी हल्की सी आवाज आई, पर वर्तिका तो अपनी ही धुन में वरदान को कोसने में मग्न थी। तभी ऊपर की खिड़की से ये नज़ारा देख रहे वरदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने देखा कि उसकी पसंदीदा कस्टमाइज्ड गाड़ी के बोनट पर सफ़ेद लकीरें उभर आई हैं और वर्तिका के हमलों से वहाँ हल्का सा डेंट भी पड़ गया है। वरदान के हाथ की मुट्ठी भिज गई थी। उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन गई थीं। ये लड़की, ये मेरी गाड़ी धो रही है या उसका कत्ल कर रही है? उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वह बिजली की फुर्ती से मुड़ा और डाइनिंग हॉल से बाहर निकला। उसके कदम तेज नहीं, खतरनाक थे, जैसे हर कदम के साथ उसका सब्र खत्म हो रहा हो। उसके जूतों की आवाज़ पूरे गलियारे में गूंज रही थी। सुलोचना जी और सूर्य प्रताप जी बस उसे देखते रह गए थे। वर्तिका अभी भी पाइप से पानी की बौछारें मार रही थी कि तभी एक जोरदार धाड़ गूंजी। बस करो बेवकूफ़ लड़की। वर्तिका डर के मारे उछल पड़ी थी। घबराहट में उसके हाथ से पाइप छूटा और पानी की सीधी धार सामने खड़े वरदान के चेहरे और उसकी महंगी सिल्क की शर्ट पर जा गिरी थी। वरदान पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसका गुस्सा उस पानी से शांत होने के बजाय और भड़क गया था। वरदान का पूरा चेहरा, उसकी कीमती सिल्क शर्ट पानी से तरबतर थी। पानी की बूंदें उसके बालों से टपककर उसके गुस्से से लाल आंखों के सामने आ रही थीं। उसने अपनी शर्ट के भीगे हुए कॉलर को उंगलियों से पकड़ा और झटके से अपनी बाहों को फैलाते हुए दहाड़ कर कहा, ये क्या बदतमीजी है वर्तिका? देखो मेरी शर्ट की क्या हालत कर दी तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी क्या किया है? वर्तिका, जो पहले थोड़ा सहम गई थी, अब वरदान के भीगे हुए रूप को देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगी थी। उसने ढिठाई से पाइप को एक तरफ फेंका और कमर पर हाथ रखकर बोली, मैंने क्या किया? आप खुद ही शेर की तरह धारते हुए सामने आए। अब चलती हुई धार के सामने कोई आएगा तो क्या पानी उसे नमस्ते करके रास्ता बदल लेगा? वरदान गुस्से में एक कदम आगे बढ़ा। जुबान लड़ाना बंद करो। मेरी ब्लैक बीस्ट का जो तुमने हाल किया है उसके लिए तुम्हें। अरे रुकिए। वर्तिका ने बीच में ही उसे टोका और बाल्टी से भरे ढेर सारे साबुन के झग को अपने दोनों हाथों में भरकर हवा में उड़ा दिया। पीछे हट जाइए सर, वरना ये सारा सर्फ आपके चेहरे पर लग जाएगा और फिर आपकी ये सीएम वाली चमक फीकी पड़ जाएगी। कहते ही उसने झाग का एक बड़ा हिस्सा वरदान की तरफ ऐसे उछाला जैसे वे कोई होली खेल रही हो। सफ़ेद झाग के कुछ टुकड़े वरदान के गाल और कंधे पर जा गिरे थे। वर्तिका, वरदान की आवाज़ में चिड़चिड़ाहट और हैरानी का मिला जुला शोर था। उसने अपनी हथेली से झाग को पहुंचा, पर उसकी इरिटेशन अब सातवें आसमान पर थी। पागल हो गई हो क्या? ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ है? जैसे ही वे उसके और करीब आने की कोशिश करने लगा ताकि उसे डांट सके, वर्तिका ने फिर से बाल्टी में हाथ डाला और इस बार और भी जोर से झाग उसकी तरफ उड़ाते हुए चहककर बोली, मैंने कहा ना पीछे हटिए, वरना ये ब्लैक बीस्ट के साथ साथ वाइट बीस्ट बन जाएंगे आप। वरदान का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी आंखों में एक शरारती गुस्सा चमका। उसने आओ देखा ना ताओ पास ही रखा सर्फ और झाग का डिब्बा उठाया। बहुत शौक है ना तुम्हें झाग से खेलने का? तो लो, अब मेरा स्टाइल देखो। इससे पहले कि वर्तिका वहां से भाग पाती, वरदान ने डिब्बे में भरा सारा साबुन का पानी और झाग एक झटके में वर्तिका के ऊपर पलट दिया था। वर्तिका के सिर से लेकर पैर तक सिर्फ सफ़ेद झागी झाग नजर आ रहा था। वह बिल्कुल एक स्नोमैन जैसी दिखने लगी थी। ये क्या किया आपने? वर्तिका ने अपनी आंखें मलते हुए चिल्लाकर कहा, मेरी आंख में साबुन चला गया। वर्तिका की आवाज़ अचानक चीख से गरहा में बदल गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया और दर्द के मारे वहीं झुक गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। वह बुरी तरह तड़पने लगी थी। वरदान, जो कुछ पल पहले तक अपनी जीत का जश्न मना रहा था, वर्तिका की ऐसी हालत देखकर पल भर में सन रह गया था। उसका सारा रौब और गुस्सा हवा हो गया था। वर्तिका, क्या हुआ? दिखाओ मुझे। वह घबराकर उसके एक कदम करीब आया। उसने बिना सोचे समझे वर्तिका के गालों को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया। इतनी लापरवाही क्यों करती हो? शांत रहो, हिलो मत।
मैं साफ करता हूँ। उसकी आवाज़ में अब वो पत्थर दिल सीएम नहीं बल्कि एक फिक्रमंद इंसान था। वह अपनी गीली सिल्क शर्ट की आस्तीन से बहुत ही कोमलता के साथ उसकी आंखों के कोनों से झांक पहुंचने लगा था। वर्तिका की पलकें कांप रही थी और वरदान की धड़कनें तेज थीं। तभी वर्तिका ने अपनी एक आंख हल्की सी खोली और शरारत भरी मुस्कान के साथ वरदान के चेहरे को देखा। इससे पहले कि वरदान कुछ समझ पाता, वर्तिका ने नीचे गिरा हुआ साबुन से भरा सख्त स्क्रबर उठाया और एक झटके में वरदान के साफ सुथरे चेहरे पर रगड़ दिया था। ये लीजिए, आपकी चमक और बढ़ा दी ना मैंने। वह खिलखिलाकर हंसी। वरदान इस अप्रत्याशित हमले से पूरी तरह अवाक रह गया था। उसने आंखें सिकोड़ी और एक गहरी सांस ली। अच्छा, तो ये नाटक था। अब देखो तुम। इससे पहले कि वर्तिका वहां से भाग पाती, वरदान ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपनी ओर खींचकर उसे सीने से लगा लिया था। वर्तिका की पीठ वरदान के मजबूत सीने से जा टकराई थी। वरदान ने अपना एक हाथ मजबूती से उसके पेट पर जमा दिया था ताकि वह हिल ना सके और दूसरे हाथ से पाइप उठाकर उसकी ओर कर दिया। छोड़िए मुझे सर, ये चीटिंग है। वर्तिका उसके चुंगल में छटपटाने लगी थी, लेकिन वरदान कहाँ रुकने वाला था। वह पाइप की बौछार लेकर उसके ऊपर करने लगा था। पानी की ठंडी फुहारों के बीच वर्तिका भीग रही थी और वरदान उसे कसकर पकड़े हुए था। इस बीच वरदान के चेहरे पर एक ऐसी बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई थी जिसे उसने सालों से छिपा कर रखा था। वह सच में खिलखिलाकर हंस रहा था। शांति वाटिका के नौकर चाकर जो दूर खड़े थे अपनी जगह जम गए थे। किसी के हाथ से झाड़ू छूट गया था तो कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पत्थर दिल वरदान शेखावत, जिसे कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, आज एक लड़की के साथ बच्चों की तरह पानी से खेल रहा था। तभी पीछे से अर्नव की आवाज़ आई, जो काफ़ी देर से ठिठका हुआ ये नज़ारा देख रहा था। भैया, आप हंस रहे हैं। अर्नव के लहजे में गहरी हैरानी थी। जैसे ही हंसी शब्द वरदान के कानों में पड़ा, वह जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई थी। उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, चेहरे पर साबुन लगा था और उसने वर्तिका को अपनी बाहों में भर रखा था। उसका चेहरा एक बार फिर सख्त हो गया था। उसने झटके से वर्तिका को खुद से अलग किया और हाथ में पकड़ा हुआ पाइप जमीन पर पटक दिया था। वरदान ने बिना वर्तिका या अर्नव की ओर देखे अपनी गीली शर्ट की आस्तीन से चेहरे का साबुन पोंछा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन वह अब जोश की वजह से नहीं बल्कि पकड़े जाने की झेप और गुस्से की वजह से थी। माहौल में जो खिलखिलाहट अभी गूंज रही थी वह अचानक एक भारी सन्नाटे में बदल गई थी। अर्नव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वरदान की आवाज़ में फिर से वही बर्फ जैसी ठंडक लौट आई थी। अर्नव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर अभी भी वही हैरानी वाली मुस्कान थी। भैया, मैंने आपको सालों बाद ऐसे हंसते देखा है। बहुत अच्छे लगते हो आप। वर्तिका, जो पूरी भीगी हुई थी और जिसके चेहरे पर बाल चिपके थे, धीरे से पीछे हटी। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में वरदान की उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है जिसे उसने अपने चारों ओर खींच रखी थी। वरदान ने एक तीखी नज़र वर्तिका पर डाली, जिसमें गुस्सा कम और एक अजीब सी उलझन ज्यादा थी। ये सब इस लड़की की बदतमीजी की वजह से हुआ है, वरदान ने खुद को संभालते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज़ में वे पहले जैसा रौब नहीं लौट पा रहा था। जाओ यहाँ से। और तुम, उसने वर्तिका की ओर इशारा किया, अगली बार ऐसी हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। वर्तिका ने अपनी गीली पलकें झपकाई। उसे डरना चाहिए था, पर वरदान की आंखों में उसे वह लॉर्ड गवर्नर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान दिखा जो अपनी ही खुशियों से डर गया था। वर्तिका, वरदान दहाड़ा, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में वह कड़वाहट नहीं थी। अर्नव बीच में ही बोल पड़ा था। भैया, बस भी कीजिए। आपने इन्हें भिगोया है, इन्होंने आपको, हिसाब बराबर। लेकिन एक बात कहूँ, झाग वाले चेहरे में आप थोड़े कम डरावने लगते हैं। नौकर चाकर जो बुत बने खड़े थे अर्नव की बात सुनकर अपनी हंसी दबाने लगे थे। वरदान ने एक बार फिर अपनी मुट्ठियां भींची और बिना कुछ कहे लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। जैसे ही वरदान कमरे में पहुंचा, उसने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर अभी भी वह साबुन के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वो पथरीलापन कहीं खो गया था। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारा। मैं फिर से कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अगर इस बार बहका तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा और मैं उसे दोबारा डराना नहीं चाहता, पर मैं उसके साथ भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उधर पार्किंग में वर्तिका के पास अर्नव खड़ा था। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आज आपने वो कर दिखाया जो हम सालों में नहीं कर पाए। भाई को मुस्कुराते हुए देखना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर याद रखिएगा,
भाई अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए अब और भी ज्यादा सख्त होने की कोशिश करेंगे। वर्तिका ने अपनी गीली लटों को पीछे किया और एक गहरी सांस ली। उसे अपनी कलाई पर वरदान की वो मजबूत पकड़ और उसके सीने की गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। उसका गुस्सा गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। पहली बार वरदान का उसके इस तरह करीब आना अजब सा एहसास जगाया गया था उसके अंदर। वे अपनी धड़कनों को काबू करते हुए वहां से भाग गई थी। एक तरफ जहां वरदान के एहसास की वो गर्माहट अभी भी उसके वजूद को भिगो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे गलियारों के कोनों में खड़ी भाविका की आंखों में जलन की सुर्गाग दहक रही थी। भाविका ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच कर रखी थी कि उसके नाखून हथेलियों में चुभने लगे थे। वह मंजर उसकी आंखों के सामने किसी जहर की तरह उतर रहा था। वो वरदान का उसे थामना, वो नज़दीकी और फिर उसका शर्माकर वहां से भागना। उसने अपने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। उसकी आवाज़ में एक ठंडी सीरन थी, जितना प्यार जताना है जता लो वरदान, क्योंकि तुम्हारी ये बुलबुल कुछ दिन की ही मेहमान है। उसकी नज़रें अभी भी उसी खाली जगह पर टिकी थीं जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों खड़े थे। फ़ोन उठाते ही उसने बिना किसी भूमिका के कहा, पापा, उस लड़की को वरदान की ज़िंदगी से कहीं दूर भेज दीजिए। मैं वरदान की ज़िंदगी में किसी और का साया बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाम हो चुकी थी। पूरा शांति वांटी का रोशनी में नहाया हुआ था। हवेली के बड़े हॉल को सफ़ेद लिली और सुनहरी रोशनियों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े रईस, बिजनेसमैन और राजनीतिक पार्टी के लोग वहां मौजूद थे। वरदान एक डार्क वेलवेट सूट में बेहद प्रभावशाली और डेंजरसली हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थीं। तभी भाविका ने आकर उसके पास खड़ा होने की कोशिश की। वरदान, तुम तैयार हो ना? आज मीडिया तुम्हारा फैसला जानना चाहती है। क्या तुम वापस सीएम की कुर्सी चुनोगे? लेकिन वरदान ने उसे अनसुना कर दिया था, क्योंकि उसकी नज़रें सीढ़ियों पर ठहर गई थीं। वर्तिका नीचे आ रही थी। वर्तिका गहरे काले रंग के स्लीवलेस और डीप बैक वाली साड़ी पहनी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाया था जिसमें ताज़ा मोगरे के फूल महक रहे थे। गले में शेखावत खानदान का पुश्तैनी हार उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। जैसे ही वरदान की नज़रें वर्तिका पर पड़ी, पार्टी का शोर वरदान के कानों में अब बस एक धुंधली गूंज जैसा था। उसकी नज़रें सीढ़ियों पर टिकी थीं, जहाँ से वर्तिका किसी काली रात की चांदनी की तरह उतर रही थी। काले रंग की उस डीप बैक साड़ी ने उसके बदन को कुछ इस तरह छुआ कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। जूड़े में सजा ताज़ा मोगरे की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल में घुलने लगी थी, जो वरदान की नसों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। काले टक्सीडो में वह जितना सख्त दिख रहा था, उसकी आंखों में उतना ही गहरा जुनून उतर रहा था। उसने आगे बढ़कर वर्तिका की मखमली कमर पर अपना हाथ रखा और उसे झटके से अपने और करीब खींच लिया था। वर्तिका के जिस्म में एक सीरन सी दौड़ गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वरदान उसके चेहरे के इतना करीब झुका कि उसकी गर्म सांसें वर्तिका के कान को छूने लगी थीं। अपनी भारी और रूह कांपा देने वाली आवाज़ में वह फुसफुसाया, स्माइल लिटिल रैबिट। उसकी पकड़ कमर पर थोड़ी और सख्त हो गई थी, जैसे वह जताना चाह रहा हो कि इस वक्त वह सिर्फ उसकी है। याद रखना, तुम आज यहाँ मेरी पत्नी के तौर पर खड़ी हो, अपनी मर्जी से नहीं, मेरे हक से। वर्तिका ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ बेरुखी थी, लेकिन साथ में एक ऐसी तड़प थी जिसे वरदान छिपा नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से कांपी, लेकिन बार उसने नजरें झुकाने के बजाय खुद को संभाला। वे थोड़ा सा और करीब आई, इतना कि उसके शब्द सिर्फ वरदान तक ही रह जाएं। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन था। ऐसा नहीं है सर, उसने धीमे से कहा। होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। अब आप हमारे पति हैं, तो हम सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं, वो भी आंटी जी के कहने पर। एक पल के लिए वरदान की पकड़ जैसे ठहर गई थी। उसकी आंखों में एक जुनून उतर आया था। उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई थी। वह झुका, इतना कि उसके होठ वर्तिका के कान के बेहद करीब आ गए थे। उसकी गर्म सांसें उसकी त्वचा को छू रही थीं। काश। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में शरारत और इशारा छिपा था। ये बातें तुम्हें कमरे में भी याद रहें। वर्तिका की सांस एक पल को अटक गई थी। वरदान ने जैसे ही अपनी बात कही, वर्तिका के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल कौंधा और उसकी आंखों में एक पल के लिए मासूम सी दहशत तैर गई थी। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? कहीं ये भी पुराने ज़माने के उन खड़ूस पतियों की तरह तो नहीं निकलेंगे? अभी तो पत्नी धर्म की दुहाई दे रहे हैं, ऊपर कमरे में जाते ही कहीं मुझसे अपने पैर न दबाने लगें।
कहीं पैर दबाते दबाते मेरा गला ही न दबा दें। अपनी ही इस कल्पना से वर्तिका के बदन में एक ठंडी सिरन दौड़ गई थी। लेकिन जैसे ही वरदान ने अपनी मजबूत हथेली उसकी कमर के उस हिस्से पर रखी जहां साड़ी का रेशम खत्म हो रहा था, वर्तिका की सांसें अटक गई थीं। वरदान के हाथ की गर्मी उसकी ठंडी पड़ रही जिसमें एक बिजली सी दौड़ा रही थी। वरदान ने धीरे से उसके करीब झुकते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें अभी कमरे में ले जाऊं। वरदान की आवाज़ उसके कान के पास किसी मखमली साज की तरह गूंजी थी जिसमें एक गहरा अधिकार था। लेकिन अभी तो रात बाकी है। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और सख्त की और वर्तिका को अपने टक्सीडो से सटा लिया था। वर्तिका को अपने सीने पर उसकी तेज धड़कनें महसूस हो रही थीं। उसने तुरंत आंखें दिखाकर तुनकते हुए कहा, देखिए, हम आपके पैर वैर नहीं दबाने वाले, समझे। वर्तिका की बात सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। फिर वरदान के होठों से एक धीमी भर्राई हुई हंसी निकल गई थी। वो हंसी जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा मज़ा था और उसके जवाब से आई हैरानी साफ झलक रही थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी नज़रें वर्तिका के चेहरे पर टिक गई थीं, जैसे वे उसकी इस मासूम जिद को पढ़ रहा हो। ओ, उसने धीमे से कहा। होठों पर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई थी। इतनी हिम्मत। अभी वो कुछ और कहने ही वाला था कि लेकिन तभी वरदान एक सख्त और संभलती हुई आवाज़ ने उस पल को बीच में ही तोड़ दिया था। दोनों एकदम से ठिठक गए थे। वरदान की पकड़ हल्की सी ढीली पड़ी, लेकिन उसने वर्तिका को खुद से पूरी तरह अलग नहीं होने दिया था। उसने धीरे से सिर घुमाया। सामने सुलोचना जी खड़ी थीं, चेहरे पर वही शालीन मुस्कान, लेकिन आंखों में एक साफ आदेश था। वर्तिका ने तुरंत एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वरदान की उंगलियां अभी भी उसकी कमर पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उसे इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं था। सुलोचना जी उनकी तरफ बढ़ी। उनकी नज़र एक पल के लिए वर्तिका पर ठहरी, फिर वरदान पर टिक गई थी। कुछ देर के लिए अपनी बीवी को अकेला छोड़ दो वरदान, उन्होंने बेहद सामान्य लहजे में कहा, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। मेहमानों से मिलना भी ज़रूरी है और मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वरदान की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे उसे ये दखल बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। उसने एक पल के लिए फिर से वर्तिका की तरफ देखा। उसकी सांसें अभी बिखरी हुई थीं, आंखें झुकी हुई, लेकिन गालों पर वो हल्की सी लाली अभी बाकी थी। वरदान के होठों पर एक धीमी ऑलमोस्ट खतरनाक मुस्कान आ गई थी। फिर एक बार फिर उसके करीब झुका, इतना कि सिर्फ वही सुन सके। भागना मत लिटिल रैबिट। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा वादा छिपा था, मैं अभी वापस आता हूँ। उसकी उंगलियां उसकी कमर से धीरे धीरे फिसलते हुए अलग हुईं, लेकिन जाते जाते भी जैसे उसकी त्वचा पर अपनी गर्मी छोड़ गई थी। वर्तिका वहीं खड़ी रह गई, सांसें अभी बेकाबू, दिल बुरी तरह धड़कता हुआ। वरदान ने सुलोचना जी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ा था, लेकिन जाते जाते भी उसकी नज़र एक बार फिर मुड़ी सीधे वर्तिका पर, जैसे वे उसे अकेला नहीं, नज़र के घेरे में छोड़कर जा रहा हो। वहीं अभिज्ञान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वरदान का वर्तिका को उस तरह हक से अपने करीब खींचना और वर्तिका का यूं शर्माना। अभिज्ञान ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी नज़रें वहां से फेर ली थीं। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वह नाम नहीं दे पा रहा था। तभी उसके पास खड़ी आस्था ने मन मन मुस्कुराते हुए कोहनी से उसे हल्का सा इशारा किया। देखिए ना अभी जी, उसने वरदान और वर्तिका की ओर देखते हुए प्यार से कहा। वे दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान जी ने आपको उन दोनों के लिए क्यूपिड बनाकर भेजा है, जो प्यार करने वालों को मिलाते हैं। अभिज्ञान के होठों पर एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई थी। शायद तुम सही कह रही हो आस्था, उसने धीमे से कहा। उसी पल बातों बातों में अभिज्ञान का हाथ गलती से आस्था के हाथ से छू गया था। जैसे ही दोनों की त्वचा का स्पर्श हुआ, मानो एक बिजली का करंट दोनों के वजूद से आर पार हो गया हो। अभिज्ञान का दिल अचानक किसी नगाड़े की तरह धक धक करने लगा था। उसने घबराकर आस्था की तरफ देखा तो पाया कि आस्था की सांसें भी अटक गई थीं और उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। दोनों ने एक झटके में अपने हाथ पीछे खींच लिए, जैसे किसी दहकते अंगारे को छू लिया हो। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और अनका एहसास भर गया था। अभिज्ञान कुछ कहना ही चाहता था कि तभी धाएं पूरे शांति वाटिका की खामोशी एक भयानक आवाज़ से चकनाचूर हो गई थी। वह एक गोली चलने की आवाज़ थी। अगले ही पल वर्तिका की एक दर्दनाक चीख गूंजी। वरदान, जो अभी कुछ ही कदम दूर गया था, पागलों की तरह पीछे मुड़ा। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थीं। सफ़ेद लिली के फूलों के बीच खड़ी वर्तिका के कंधे से खून बहने लगा था। वर्तिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वे लड़खड़ाते हुए सीधे संगे मरमर के फर्श पर गिर पड़ी थी। वर्तिका!
वरदान की रूह कपा देने वाली दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरी सेहत के लिए परवाह दिखाई थी, उसे देखकर मेरी आंखें भर आई थीं। आप लोगों के पेशेंस और मोटिवेशन का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thanks for watching. Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.